दोस्तों, आज की कहानी है डिलीवरी। आखिर कमला ने विनोद भैया के उद्गार को लावे के रूप में बाहर निकालने को मजबूर कर दिया, वरना विनोद का सुप्त ज्वालामुखी अंदर ही अंदर धधक कर ना जाने कौन सा विस्फोट करता। कहाँ मर गई हो, कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, जिंदा भी हो या मर गई। विनोद भैया एक ही गति से निरंतर चिल्ला रहे थे। क्या चाहिए आपको? गीले हाथ पोंछते हुए कमला कमरे में आकर बोली, मेरी जुराबें कहाँ है? सोचा था पढ़ी लिखी बीबी घर भी संभालेगी और मेरी सेवा भी करेगी, लेकिन यहाँ तो महारानी जी के नखरे ही पूरे नहीं होते। सुबह से सर धज कर यूं शुरू होता है जैसे किसी कोठे पर बैठने जा रही है। कितनी देर तक भुनभुनाते रहे। थोड़ी देर बाद फिर चीखे, नाश्ता तैयार है कि होटल से मंगवाऊं? कमला गर्मा गर्म पराठे ले आई। तभी ऐसा लगा जैसे कोई चीज उन्होंने दीवार पर दे मारी हो। शायद कांच की प्लेट थी, पूरी नमक की थैली उड़ेड़ दी है पराठे में। आदमी भूखा चला जाए तो ठूस ठूस कर खाएगी। खुद अच्छा सा पराठा ले आती हूँ। कमला की आवाज में कंपन था। नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब शाम को मैं इस घर में नहीं आऊँगा। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? यूं भूखे घर से चले जाएंगे तो मेरे गले से तो एक निवाला भी नहीं उतरेगा। मरो जाकर उन्होंने तमाचा कमला की गाल पर जड़ दिया और पीछे का दरवाजा खोलकर गाड़ी यूं ही स्टार्ट की जैसे किसी जंग पर जाना हो। ऐसे मौके पर अक्सर वे गाड़ी तेज गति से ही चलाते थे। अम्मा जी सहित पूरा परिवार सिमट आया था। आंगन में नन्हा गोलू मेरे पल्लू से मुंह छुपाए खड़ा था। अक्सर विनोद भैया की चीखें सुनकर परिवार के सदस्य तो क्या आसपास के पड़ोस के भी लोग जमा हो जाते, पर क्या मजाल जो कोई एक शब्द भी कह जाए। चिढ़कर मैंने ही मौन तोड़ा। एक दिन आपका भाई उस भोली भाले लड़की को जान से मार डालेगा, लेकिन आप लोग कुछ मत कहिएगा। ना जाने इतना अन्याय क्यों सहा जाता है इस घर में। क्रोध से मेरी आवाज कांप रही थी। उधर कमला सिसकती रही। मैं सोचने लगी, अब शाम यूं ही वह भूखी प्यासी अपनी कमरे में लेटी रहेगी और विनोद भैया शाम को लौटेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। एक बार मन में आया उसके कमरे में जाकर प्यार से उसका माथा चूम लो। सहानुभूति के चंद बोल आहत मन को शांत करते हैं, पर कमला जैसी स्वाभिमानी स्त्री को यह सब नहीं भाता था। मंद मंद मुस्कुराते रहना उसका स्वभाव ही बन गया था। क्या मजाल जो विनोद भैया के विरोध में कोई कुछ कहकर जाए। ब्याह करके जब घर में आई थी तो बड़ा ही अजीब सा माहौल देखा था मैंने। विनोद भैया और बाबूलाल दोनों जुड़वा भाई थे, पर कुछ पलों के अंतराल ने बाबूलाल को बड़े भाई का दर्जा दिलवा दिया था। शांत सौम्य और गंभीर स्वभाव के कारण ही बाबूलाल काफी आकर्षक दिखाई देते थे। उधर विनोद उग्र स्वभाव के थे। कोई कार्य तो क्या, शायद पत्ता भी उनकी इच्छा के विरुद्ध ही जाता तो यूं आंखें फाड़कर चीखते मानो दुनिया पूरी दुनिया के स्वामी हो। अम्मा जी और बाबूलाल उन्हें नन्हे बालक के समान पुचकारते, सफाई देते, लेकिन वे तो जैसे ठान ही चुके होते थे कि सामने वाले का अनादर करना है। अम्मा जी तब अपने कमरे में सिमट जाया करती थी और बदहवास से बाबूलाल घर छोड़कर बाहर चले जाते। मैं अपने कमरे में कितनी देर तक थर थर कांपती रहती थी। उस समय क्रोध अपने पति और अम्मा जी पर ही उतरता था, जिन्होंने उन पर अंकुश नहीं रखा था। तभी तो बेलगाम घोड़े की तरह सरपट भागते जाते थे। दिन बीतते गए। विनोद भैया के विवाह के लिए अम्मा जी और दिनेश चिंतित थे। बाबूलाल अपने भाई के लिए संपन्न घराने की सुंदर व सुशील कन्या चाहते थे। एक दिन मैंने विनोद से खूब झगड़ा किया था, खूब बुरा भला कहा था विनोद भैया को। बाबूलाल शांत रहे थे, गंभीर मुख मुद्रा लिए अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेर कर बोले, राखी, विनोद की जगह अगर तुम्हारा भाई होता तो
तुम क्या करती? क्या ऐसे ही कोसती उसे? सच बताऊं, मैं उससे संबंध विच्छेद ही कर लेती। हमारे परिवार में बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए जाते कि वे बड़ों का अनादर कर। क्रोध के आवेग में बहुत कुछ कह गई। जब चित्त थोड़ा शांत हुआ तो खुद को समझाने बैठ गई कि मेरे पति भी इसी परिवार के हैं, कभी दुख नहीं पहुंचाया उन्होंने किसी को। फिर विनोद भैया का व्यवहार ऐसा क्यों है? एक दिन अम्मा जी ने अखबार रद्दी वाले को बेच दिया। विनोद भैया को किसी खास दिन का अखबार चाहिए था। टूट पड़े अम्मा जी पर। बाबूलाल ने उन्हें शांत करते हुए कहा, आज ही दफ्तर की लाइब्रेरी से तुम्हें अखबार ला दूंगा। पर विनोद भैया की जबान एक बार लप लपलपाती तो उसे शांत करना आसान नहीं होता था। गालियों की बौछार कर दी अम्मा पर। वे पछाड़ कर गिर पड़ी थी। बाबूलाल अखबार लेने चले गए और मैं डॉक्टर को ले आई थी। तब तक विनोद भैया घर से जा चुके थे। डॉक्टर अम्मा जी को दवा देकर जा चुके थे। मैं उनके सिरहाने बैठी अतीत की स्मृतियों में खोती चली गई। कैसे हृदय विहीन व्यक्ति हैं ये, संबंधों की गरिमा भी नहीं पहचानते। दिन बीतते गए। भैया के विवाह के लिए अम्मा जी और बाबूलाल चिंतित थे। बाबूलाल अपने भाई के लिए संपन्न घराने की सुंदर व सुशील कन्या चाहते थे। अम्मा जी चाह रही थी मैं अपने मायके की कोई लड़की यहाँ ले आऊं। पर मुझे तो विनोद भैया का स्वभाव कभी नहीं भाया था। जानबूझकर दलदल में कौन फंसे। एक दिन बाबूलाल मुझसे बोले, राखी, विनोद के लिए कोई लड़की देखो। मैं विस्मय से उनका चेहरा निहारने लगी थी। समझ नहीं पा रही थी वे वास्तव में गंभीर हैं या यूं ही मजाक कर रहे हैं। विनोद भैया के स्वभाव से तो वही स्त्री सामंजस्य स्थापित कर सकती थी जिसमें समझौते व संयम की भावना कूट कूट कर भरी हो। घर हो या बाहर, आपा खोते एक पल भी नहीं लगता उन्हें। मैं हल्के फुल्के अंदाज में बोली, ब्याह भले कराओ देवर जी का, पर उस स्थिति की भी कल्पना की है तुमने कभी, जब वे पूरे वातावरण को युद्ध भूमि में बदल वा देते हैं? मैं तो डर कर तुम्हारी शरण में आ जाती हूँ। पर उस गरीब का क्या होगा? मैंने बात सहज ढंग से कही थी, पर बाबूलाल गंभीर थे। मेरे दृष्टिकोण का मानदंड चाहे जो भी हो, पर बाबूलाल के तो वे प्रिय भाई थे और अम्मा जी के लाडले सुपुत्र। दोनों की दृष्टि में उनका अपराध क्षम्य था। वैसे उनका सुशिक्षित हो, उच्च पद पर आसीन हो और घराना संपन्न हो तो रिश्तों की कोई कमी नहीं होती। कदकाठी स्वरूप, रूप रंग व आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। दिल्ली वाले त्रिभुवन की बेटी कमला सभी को बहुत भाई थी। मैं सोच रही थी क्या देंगे विनोद भैया अपनी अर्धांगिनी को। उनके शब्दकोश में तो सिर्फ कटुबाड़ हैं जो सर्पदंश से पीड़ा ही दे सकते हैं। भाव और संवेदनाओं की परिभाषा से कोसों दूर यह व्यक्ति उपेक्षा के नस्तर ही तो चुभ हो सकता है। कमला को हमारे घर आना था, वह आई भी। दो भाइयों की इकलौती बहन इतना दहेज लाई कि अम्मा जी पड़ोसियों को गिनवा गिनवा कर थक गई थी। अपने साथ संस्कारों की अनमोल धरोहर भी वह लाई थी। उसके मृदु स्वभाव ने सबके मन को जीत लिया। मुझे लगा देवर जी के स्वभाव को बदलने की सामर्थ्य कमला में है। विवाह के दूसरे दिन स्वागत समारोह का आयोजन था। बाबूलाल की वकालत खूब अच्छी चलती थी। संभ्रांत व अभिजात्य वर्ग में उनका उठना बैठना था। विनोद भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। निमंत्रण पत्र बांटे गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर ही सिमट आया हो। कमला को तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन को घर पर बुलाया गया था। लोगों का आना शुरू हो गया। उधर कमला तैयार नहीं हो पाई थी। विनोद भीतर आ गए थे। क्रोध के आवेग से बुरी तरह कांप रहे थे। सामने अम्मा जी मिल गई तो उन्हें ही धर दमोचा, कहाँ है तुम्हारी बहू? महारानी को तैयार होने में कितने घंटे लगेंगे? मैं उनका स्वभाव अच्छी
तारा जानती थी। बोली, ब्यूटेशियन अंदर है, बस 5 मिनट में आ जाएगी। पर उन्हें इतना धीरज कहाँ था। आव न ताव देखा, भड़ाक से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर पहुंच गए। शिष्टाचार का कोई नियम उन्हें छू तक नहीं गया था। ब्यूटेशियन को संबोधित कर आंखें तरेरी, अब जूड़ा नहीं बना, चुटिया बनाएगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। गंवारों को समय का ध्यान ही नहीं है। यहाँ अभी मेहंदी रचाई जा रही है, अलता लग रहा है, वहाँ लोग आने लगे हैं। अपमान और क्षोभ के कारण कमला के आंसू टपक पड़े थे। वह बुरी तरह कांपने लगी थी। मैं भागकर बाबूलाल को बुला लाई थी, भाई को शांत करते हुए। वे बोले, विनोद बाहर चलो, तुम्हारे यहाँ खड़े रहने से तो और देर हो जाएगी। कई बार जब पति का तटस्थ व्यवहार देखती तो उन्हें खींचकर सबके बीच लाना चाहती थी, लेकिन वे नए परिवेश में खुद को ढालने में असमर्थ ही रहते थे। मैं आपकी तरह नहीं जो बीबी को सिर पर चढ़ाकर रखूं। मेरे मुंह से निकला शब्द पत्थर की लकीर होता है। बाबूलाल, मैं ना जाने कितना धीरज था जो अपने भाई का हर शब्द सिरोधार्य कर देते थे। मुझे तो विनोद भैया किसी मानसिक रोगी से कम नहीं लगते थे। जैसे तैसे तैयार होकर नई मंडप में पहुंच गई, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसने उदासी की चादर ओढ़ी हुई हो। बाबूलाल का अगना छोड़ कर ससुराल में आते ही पिया ने कैसा स्वागत किया था। उसका हंसी खुशी के माहौल में सब काम सही तरीके से निपट गए। दूसरे दिन वे दोनों मनाली के लिए चले गए थे। वहां जाकर कमला ने हमें पत्र लिखा। ऐसा लगा जैसे अपने मृदु व कोमल स्वभाव से हम सबको अपना बनाना चाह रही हो। शुष्क व कठोर स्वभाव के विनोद भैया तो उसे औपचारिकताएं सिखाने से रहे, उन्हें तो अपनों को पराया बनाना आता था। उस दिन रविवार था। हम सब शाम को टीवी पर फिल्म देख रहे थे। दरवाजे की घंटी बजाने का अंदाज विनोद भैया का ही था। द्वार पर सचमुच कमला और विनोद भैया ही थे। कमला हमारे बीच आकर बैठ गई, हंसती रही, बताती रही। विनोद भैया अपने परिजनों स्वजनों से सदैव दूर ही छिटके रहते थे। मैं बार बार कमला की उदासी सूनी आंखों में कुछ ढूंढने का प्रयास कर रही थी। बात करते करते अक्सर वह चुप हो जाया करती थी, कभी हंसती कभी सहम जाती। ना जाने किस परेशानी में थी। मुझे कुछ भी कुरेदना अच्छा नहीं लगा था। दूसरे दिन से कमला ने घर के कामकाज का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया था। मेरे हर काम में हाथ बटाती। अम्मा जी की सेवा में आनंद मिलता था उसे। विनोद भैया के मुख से बात निकलती भी ना थी कि कमला फौरन हर काम कर देती। एक बात बिचारी थी कि पति के रौद्र रूप से घबरा कर वह उसके पास पल भर भी नहीं बैठती थी। हमारे साथ बैठकर वह हंसती बोलती खुश रहती थी, लेकिन पति के सानिध्य से जैसे उसे वितृष्णा सी होती थी। कई बार जब पति का तटस्थ व्यवहार देखती तो उन्हें खींचकर सबके बीच लाना चाहती, लेकिन वे नए परिवेश में खुद को ढालने में असमर्थ ही रहते। सुसंस्कृत व प्रतिष्ठित परिवार में पली बड़ी औरत इस संस्कार विहीन पुरुष के साथ कैसे रह सकती है। मैं कई बार सोचती थी इसका पुरुष से उसे घृणा या नहीं होती होगी। वैसे उन्हें पुरुष कहना भी गलत था। कोई सुखद अनुभूति हुई तो जी जान से कुर्बान हो गए, मगर दूसरी ओर से थोड़ी लापरवाही हुई या जरा सी भावनात्मक ठेस पहुंची तो मुंह मोड़ लिया। एक बार बाबूलाल दौरे पर गए हुए थे। मैं अपने कमरे में कपड़े संभाल रही थी कि देवर जी की बड़बड़ाहट शुरू हो गई। कुछ ही देर में चिंगारी ने विस्फोट का रूप धारण कर लिया। उनके रजिस्टर पर मेरा बेटा आड़ी तिरछी रेखाएं खींच आया था। हर समय चाचा के कमरे में बैठा रहता था। कमला को भी तो उसके भी बिना चैन नहीं था। बेवकूफ ने मेरा रजिस्टर बर्बाद कर दिया। गधा कहीं का, अपने कमरे में मरता भी तो नहीं। विनोद भैया चीखे थे। कमला ने एक शब्द भी नहीं कहा था।
क्रोध में व्यक्ति शायद विरोध की प्रतीक्षा करता है, तभी तो वार्तालाप खींचता है। आग बबूला होकर विनोद पलंग पर पसर गए। अचानक पलंग से उठे तो उन्हें चप्पलें नहीं मिली। पोछा लगाते समय गौरी ने शायद पलंग के नीचे खिसका दी थी। गौरी तो मिली नहीं, सो उन्होंने पीट डाला होता मेरे बेटे को। कमला ने उसके चारों तरफ कवच सा बना डाला, पर वे तो कमला को भी पीटने पर तुले थे। मैं भागकर अपने बेटे को ले आई थी। पीठ सहलाती जा रही और सोचती भी जा रही थी कि क्या बच्चे का अपराध अक्षम्य था। किसी को भी मैंने कुछ नहीं कहा था। चुपचाप अपने कमरे में बैठी रही, पति को शांत कर। कुछ समय बाद कमला मेरे कमरे में आकर मुझसे क्षमा याचना करने लगी। मैं बुरी तरह उत्तेजित हो चुकी थी। अपने आप को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन असफल ही रही। बोली, देखूंगी जब अपने बेटे से ऐसा ही व्यवहार करेंगे। कमला दया का पात्र बनकर रह गई। बेचारी और क्या करती, हमेशा की तरह उसे बैठने तक को नहीं कहा था। मैंने शाम को अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए विनोद भैया खिलौनों में बंदूक ले आए थे। उस समय अपमान का घूंट पी कर रह गई थी। दूसरे की भावनाओं की कद्र बिना अपनी बात पर अड़े रहकर मनुष्य अपने अहंकार की तुष्टि भले ही कर ले, लेकिन मधुर संबंध जो आपसी प्रेम और सद्भाव व्यवहार पर टिके रहते हैं, खुद ब खुद समाप्त हो चले जाते हैं। इसलिए उसके संस्कार उसे अनुमति नहीं देते थे कि भाषा वह जानती नहीं थी पति का विरोध करने का। एक शून्य में ताकते कितनी बार देखा था मैंने। प्रतिकार अधिक तीव्र होती जाती थी। भावनाओं से छलकती आंखों अपमान व आरोप सहती उतनी ही यातनाओं की पुनरावृत्ति। उसके बाद तो जैसे रोज का नियम बन गया था। कमला जितना गुमसुम सी बैठी रहेगी, देखेगी तो स्वयं उसका अपमान करेगी। यह लगता उसकी संतान अपनी माँ को यूं तिरस्कृत होते हुए सूख कर काटा हो गई थी। अब तो माँ बनने वाली थी, मुझे निर्वाह करने में असमर्थ हो। 1 वर्ष के विवाहित जीवन में वह कर लगता जैसे पारिवारिक संबंधों व सामाजिक दायित्वों का अंतर्मुख बन बैठी थी। कितनी बार उसकी उदास आंखें देख उधर विनोद भैया को कई बार रोते हुए देखा मैंने। इधर कमला की भाभी का पत्र आया। ब्याह के बाद शायद पहली बार वे पति के संग ननद से मिलने आ रही थी। कमला पत्र मेरे पास ले आई और बोली, भाभी, मेरे भाभी और भैया मुझसे मिलने आ रहे हैं। कमला का स्वर सुनकर मैं वर्तमान में लौट आई थी। बोली, यह तो बड़ी खुशी की बात है। आप तो जानती हैं इनका स्वभाव, बात बात में मुझे अपमानित करते हैं। भाभी भैया को मैंने कुछ नहीं बताया है आज तक। उनके सामने भी कुछ उसका गला रूठ गया। दोषी कौन है? कमला। अत्याचार करना अगर जुर्म है तो उसे सहना उससे भी बड़ा अपराध है। मैंने उसे समझाया। मैं मात्र संवेदना नहीं जताना चाह रही थी, उसका सुप्त विवेक जगाना भी चाह रही थी। मैंने आगे कहा, पति को सर्वशक्तिमान मानकर उसके पैरों की जूती बनकर जीवन नहीं काटा जा सकता। पति पत्नी का व्यवहार मित्रवत हो, तभी वे सुख दुख के साथी बन सकते हैं। कमला अवाक सी मेरी ओर देखती रही। उसका अर्थ सुप्त विवेक जैसे विकल्प ढूंढ रहा था। दूसरे दिन सुबह ही उसके भैया भाभी आए थे। उनका सौम्य संतुलित व संयमित व्यवहार आकर्षित कर रहा था हम सबको। उपहारों से लदे फदे कभी कमला को दुलारते, कभी विनोद को पुचकारते। कितनी देर तक कमला को पास बैठाकर उसका हाल चाल पूछते थे। गंभीर की प्रतिमूर्ति कमला ने उन्हें अपने शब्दों से ही नहीं, हाव भाव से भी आश्वस्त कर दिया था कि वह बहुत खुश है। 2 दिन हमारे साथ रहकर
अम्मा जी व विनोद भैया से अनुमति लेकर वे कमला को अपने साथ ले गए। कमला की पहली डिलीवरी थी, इसलिए वे कमला को अपने पास ही रखना चाहते थे। विनोद भैया का उन दिनों स्वभाव बदला बदला चुप्पी का मानो कवच ओढ़ लिया था। उन्होंने कमला की जाने के बाद भी वे चुप ही रहे थे। डिलीवरी का समय नजदीक आता जा रहा था। हम सब कमला के लिए चिंतित थे। यदा कदा उसके भाई का फोन आता रहता था। विनोद भैया हम सब से ही कहते कि उस समय वहाँ हमारा रहना बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर ने उसकी दशा चिंताजनक बताई थी। ऐसा लगता था विनोद कमला से दो बोल बोलना चाहते थे। उन जैसे आत्मकेंद्रित व्यक्ति के मन में पत्नी के लिए थोड़ा बहुत स्नेह विरह के कारण जागृत हुआ था, या अपने ही व्यवहार से क्षुब्ध होकर वे पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे, इस बारे में कुछ समझ नहीं पाई थी। विनोद के साथ में वह कमला के मायके पहुंची थे। माँ तो उसकी बचपन में ही चल बसी थी। भैया भाभी उसकी यूं सेवा कर रहे थे जैसे कोई नाजुक फूल हो। आवाक से विनोद भैया कभी पत्नी को देखते तो कभी साले सरहज को। ऐसा स्नेह उन्होंने कभी देखा नहीं था। पिछले वर्ष जब मनोबल मानो सुदृढ़ सा हो उठा, ऐसा जैसे दाम्पत्य के क्लेश और सामाजिक प्रताड़ना की त्रास पिताजी का साया सिर से उठ गया था। उस समय कोई 3 वर्ष के रहे होंगे हम दोनों भाई। जब मृदु बोल मनुष्य के तन मन को कितनी राहत पहुंचाते हैं। तुम्हारे परिवार में आकर पहली बार जाना कि प्यार सहानुभूत। फिर बोले, कमला प्यार का मोल मैंने कभी जाना ही नहीं। यहाँ क्षमा याचना की, लेकिन वह फिर भी चुप बैठी रही। विनोद भैया आवाज सुनाई दे रही थी कमला से। उन्होंने अपने व्यवहार के लिए कमला कमरे में बेटे के साथ बैठी थी। विनोद भैया के स्पष्ट शब्दों की आवाज सुनाई दे रही थी। कमला से अपने व्यवहार की क्षमा याचना की, लेकिन फिर भी वह चुप बैठी थी। विनोद भैया फिर बोले, कमला प्यार का मोल मैंने जाना ही नहीं था। यहाँ तुम्हारे परिवार में आकर पहली बार जाना कि प्यार सहानुभूत मृदुल बोल मनुष्य के तन मन में कितने राहत पहुँचाते हैं। उस समय 3 वर्ष के रहे होंगे दोनों भाई जब पिताजी का साया सर से उड़ गया था। उनकी मृत्यु से माँ विच्छिन्न सी हो गई थी। माँ पूरी तरह से संभाल नहीं पा रही थी। ऐसे समय में रिश्तेदार कितनी मदद करते हैं तुम जान सकती हो। उस समय माँ का आक्रोश मुझ पर उतरता था। मुझे लगता वह मुझसे घृणा करती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई माँ अपने बेटे से घृणा नहीं कर सकती। कमला का अस्फुट स्वर था, बच्चे की स्कूल की फीस ना दी जाए, बुखार आने पर दवा ना दी जाए, ठंड लगने पर ऊनी वस्त्र ना मिले, इस भावना को क्या कहा जाएगा? माँ ऐसा व्यवहार मुझसे करती थी। बाबूलाल का छोटा सा दुख उन्हें आहत करता। उनकी भूख से माँ की अतड़ियों में कुलबुलाहट पैदा होती। बाबूलाल की छोटी परेशानी भी उन्हें दुख के सागर में उतार देती। बाबूलाल भैया क्या विरोध नहीं करते थे। जब इंसान को अपने पूरे मौलिक अधिकार खुद ब खुद मिलते रहते हैं तो शायद दूसरी ओर उसका ध्यान कभी नहीं खींचता। या हो सकता है मुझे या ऐसा महसूस होता हो। शुरू में चिड़चिड़ाहट होती, क्षुब्ध हो उठता था माँ के इस व्यवहार पर, लेकिन बाद में मैंने चीख कर चिल्लाकर अपना आक्रोश प्रकट करना शुरू कर दिया। बच्चे से यदि उसका बचपना छीन लिया जाए तो उससे किसी प्रकार की अपेक्षा करना निरर्थक सा लगता है। घर को पूरी तरह हर समय उत्तरदायित्वों का लबादा मुझे ही उड़ाया जाता। यह मकान, यह गाड़ी, घर का खर्चा सब कुछ मेरी ही कमाई से खरीदा गया। बाबूलाल अपनी मीठी बाड़ी से हर पल जीतते रहे और मैं कर्कश बाड़ी से हर पल हारता रहा। धीरे धीरे मुझे दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद आने लगा। बीमार व्यक्ति को धुतकारने में सुख की अनुभूति होती। कई बार तुम्हें प्यार करना चाहा भी तो मेरा अहम मेरे आगे आ जाता था।
जिस भावना को कभी महसूस नहीं किया उसे बांट कैसे सकता था। अपने बच्चे को मैं खूब प्यार दूंगा, विश्वास दूंगा, ताकि वह समाज में अच्छा जीवन बिता सके। उसे कलुषित वातावरण से हमेशा दूर रखूंगा। अब घर चलो कमला। विनोद फूट फूट कर रोने लगे थे। कमला अब कुछ सहस हो उठी थी। विनोद भैया दया के पात्र बन चुके थे। मैं समझ गई थी कि मनुष्य के अंदर का खोखलापन उसके भीतर असुरक्षा की भावना भर देता है। फिर इसी से आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। इसलिए शायद वे उत्तेजित हो उठते थे। कमला घर लौट आई थी। वह विनोद भैया के और उनका छोटा सा बेटा बेहद प्रसन्न थे। कई बार मैं सोचती, यदि विनोद भैया ने अपने उद्गार लावे के रूप में बाहर ना निकाले होते तो यह सुप्त ज्वालामुखी अंदर ही अंदर हमेशा धधकता रहता, फिर विस्फोट हो जाता कि ना जाने और जीवन यूं ही कलुषित बना रहता। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।